इजराइल जीत गया है, उसने सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये झूठ लगातार वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले जा रहे हैं। साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि इजराइल ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स ईरान के खिलाफ रखे थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया को बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इजरायलियों से सच छुपाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्या वो खत्म हुआ? नहीं, आज भी चल रहा है, जिंदा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का खत्म करने की सोच तो भूल जाओ, उल्टा ईरान उसको एक्सपैंड और करना है। इनका तीसरा ऑब्जेक्टिव कि लगातार जो हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सीज है उनको हम खत्म कर देंगे। ईरान उनको पैसा नहीं देगा, लेकिन आज भी वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर से तीसरा इनका प्लान फेल। और चौथा सबसे बड़ा जो प्लान फेल हुआ है वो है कि रजीम चेंज करना, ईरान के खिलाफ तख्ता पलट कर देना। लेकिन फिर इस बात का जश्न क्यों मना रहे हैं? जश्न झूठ छुपाने के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन इस क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा असलियत के अंदर सच, जो कोई मीडिया नहीं दिखाएगी, कि ईरान की कितनी बड़ी जीत हुई है और जबरदस्त हार हुई है इजराइल की। युद्ध भले ही जिसने शुरू करा हो, खत्म करने वाला इसको ईरान था। इनके सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इजराइल के, वो लगातार फंस चुके हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ है और दबे स्वर से ही इजरायलियों ने लगातार पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या करा है तुमने। यहां तक कि एक एक्स पॉलिटिशियन ने यह बयान दिया है कि अब तुमने तेहरान को खत्म नहीं करा, उल्टा एक शेर पर वार करा है, और एक घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ साल बाद तुम्हें फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये बात सच है। लेकिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं झूठ बोलते बाकी मीडिया की तरह। इसलिए आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और एक एक चीज का, जिस झूठ का पर्दाफाश जो हम करने जा रहे हैं वो सबूत के साथ करेंगे। सबसे पहला जो इन्होंने झूठ बोला, लगातार नेतन्याहू कॉन्फ्रेंस में आकर कहते कि देखिए, ईरान के हमने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाली में बहा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और सबूत बताए कि देखिए फोर्डो के अंदर कैसे यूएस ने B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक करी। लेकिन ये सब का सब पूरा फेल्ड स्ट्राइक था। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN ने बताया कि अर्ली इंटेलिजेंस असेसमेंट है यूएस डिफेंस का, जिसने बताया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे की तरफ खिसका है। मतलब अभी भी ईरान चाहे तो न्यूक्लियर बम बना सकता है। सबसे बड़ा जो पूरा कैंपेन था इसी बेसिस पे आधारित था कि हम ईरान का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, उसके प्रोग्राम को नष्ट कर देंगे। सोचिए, इजराइल ने यूएस की ताकत यूज करके भी 6 बड़े बड़े बम गिराकर भी ये चीज हासिल नहीं करी है। कितनी बड़ी असफलता है, बेइज्जती है। और ये बात इतनी ज्यादा ट्रंप को चुभती है कि कहते हैं कि देखो ये फेक न्यूज है। लेकिन व्हाइट हाउस कंफर्म करता है कि जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल असली है, भले ही हम इससे अग्री नहीं करते। साथ में जो ब्रीफिंग दी जानी होती है सीनियर सेनेटर्स वगैरह को, वो भी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि दाल में कुछ गड़बड़ है। सच सामने आएगा तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती होगी और ईरानियंस की जीत होगी, और ऐसा नहीं होना चाहते। ऊपर से यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के डायरेक्टर ग्रॉसी साहब ने बोला है कि 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है, मुझे नहीं पता ईरान ने कहां रखा है, हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहे। क्यों लोकेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहां पर ईरान ने ऐसा दिमाग लड़ाया कि इजरायली सिर्फ अपने बाल खुजाते हुए रह गए। फोर्डो जिस पर यूएस हमला करा कुछ दिन पहले, उससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने लगातार ट्रक्स लाइन अप करे फोर्डो की साइट पर, और सारा न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। मतलब अगर अभी चाहे तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह बात उनको खाई जा रही है। साथ ही के अंदर हमला करने के बावजूद ईरान की तरफ से सरेंडर करना तो दूर, ऊपर से छाती ठोककर उनका जो चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो कहते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर, कि हम बंद नहीं करेंगे बल्कि हम इसको और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता, और यह सच्चाई है। और दूसरा झूठ जो नेतन्याहू ने अपने लोगों से बोला कि देखिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। मतलब ये सारा का सारा सरासर झूठ है, क्योंकि आखिरकार जो नॉलेज होती है, जो किताबों से मिला हुआ जो ज्ञान होता है, वो किसी बम से, किसी गोली से नहीं मिटता। और ये बात खुद स्वीकारी है इस इंसान ने। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है कि आपने जो हमला करा है उससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होना तो दूर,
सिर्फ कुछ महीनों पीछे चले गया। मतलब अगर फिजिक्स के जो नॉलेजेबल वहां के लोग हैं, जो और जूनियर साइंटिस्ट है, भले ही उन्हें समय लगे लेकिन वो फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस से खड़ा कर सकते हैं और इजराइल सिर्फ देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और इजराइल ने एक और बड़ी चीज सोची कि देखो आईआरजीसी के हम सारे के सारे टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करने के बाद ईरान तो क्या सरेंडर करेगा। लेकिन ये टाइम्स ऑफ इजराइल वहां के अखबार की रिपोर्ट है कि आईआरजीसी कमजोर होना तो दूर, ऊपर से और ज्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि सरेंडर करने की बात तो भूल जाइए, ऐसा पलटवार करा अपनी मिसाइल से तेल अवीव के सीने के अंदर कि वहां से चीख पुकार मचती गई। ये मोसाद का हेडक्वार्टर है जो चल रहा है, पीछे दी गई तस्वीर ये वहां की हाइफर रिफाइनरी की है। ऐसा डिस्ट्रक्शन जैसे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि तेल अवीव है, गाजा नहीं है। यहां इजराइल पर बम गिरे हैं, मिसाइलें गिरी है, जिसे वो रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ रहा है। भले ही उसके पास एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम डिफेंस, ऐसा 4 सुरक्षा वाला पूरा कवच है, साथ में उसको मिला था थार्ड, यूएस की सबसे पावरफुल मिसाइल रोकने वाली प्रणाली, और साथ में जमीन ही नहीं, आसमान ही नहीं, समुद्र से भी उसकी रक्षा कर रही जा रही थी आर्ले डिस्ट्रॉयर से। लेकिन उसके बावजूद ईरान की शक्तिशाली मिसाइल्स फतेह, खुरमशार, फद्र, फतेह और ईरान की खूंखार मिसाइलें तेल अवीव के सीने में जाकर पड़ती है। सारे डिफेंसेस फेल हो जाते हैं इनको रोकने के अंदर। हर तरीके से सुरक्षा का प्लान था, लेकिन इस अभेद्य किलो को भी ब्रीच कर देती है ईरान की मिसाइलें, रोकने में नाकामयाब होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि हमने तो टॉप आईआरजीसी के ईरान के कमांडर्स को मार डाला, ये लोग तो सरेंडर करने चाहिए, तो ये कैसे वापस पलटवार कर रहे हैं। यहां तक कि सीएनएन तक ने लिखा था कि इनका पलटवार इतना खतरनाक था कि इजराइल ने सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ करेगा। टॉप लेवल कमांडर्स के मारे जाने के बावजूद वापस अपने कदमों पर खड़े होते हैं और तेल अवीव को वो करारा जवाब देते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। यहां पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने पहले ही सक्सेसर अपॉइंट कर रखे थे, क्योंकि आईआरजीसी का जो कमांड है वो एक इंसान के भरोसे नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर एक गया तो 3 तैयार है, 3 गए तो 10 गए, 10 गए तो 100 तैयार है। यहां पर मिड लेवल रिप्लेसमेंट है जो इजराइल को पूरी तरीके से हराने में कामयाब हो जाते हैं। और एक और झूठ जो नेतन्याहू बोलते हैं अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर कि देखिए हमने किस तरीके से ईरान के पूरे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है, अब वो हमें डरा नहीं पाएंगे। ये भूल जाते हैं कि सारा का सारा झूठ है, क्योंकि वहीं की मीडिया इनको कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि भले ही ईरान की जो मिसाइल है वो कम हुई है संख्या में, लेकिन वो आर्सेनल और ज्यादा भयानक हो चुका है। अभी तो उन्होंने सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स भेजी है, फ्यूचर के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भेजी जाएंगी, जिसे रोकने में इजराइल असमर्थ है। अभी 2000 मिसाइल्स ने हाल करा है, 2 सालों के अंदर ईरान 20,000 मिसाइलों पर काम करेगा, तब इजराइल क्या करेगा, यही अखबार ये कह रहा है। और ऊपर से ईरानियन से सच छुपाया गया कि कितनी बुरी हालत थी हमारी डिफेंसेस की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि कैसे इजराइल के डिफेंसेस खोखले हो चुके थे, कि बस कुछ ही हफ्ते तक अगर एक कॉन्फ्लिक्ट चलती तो इजराइल पूरी तरीके से फ्लैटेंड आउट हो जाता, नेस्ता नाबूद हो जाता, क्योंकि एरो इंटरसेप्टर्स गायब हो चुके थे। एक दिन की जो कीमत है, इस अखबार ने बताया ईरान की मिसाइल को रोकने की, वो $200 मिलियन है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। एक मिसाइल एरो 3 की जो कीमत है उस इंटरसेप्टर की, वो $4 मिलियन है। वहीं उससे एक 20वीं कीमत पर ईरान की फतेह मिसाइल बन जाती है। तो मतलब वो चीप है और शानदार है, दुश्मन को जवाब देने में कामयाब है। और इजराइल यहां पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था वॉर ऑफ अट्रिशन के अंदर। एक शानदार मास्टर स्ट्रोक जो आईआरजीसी ने इजराइलियों के खिलाफ खेला। ऊपर से येनेट न्यूज़पेपर ने भी बताया कि सिर्फ 2 दिन के अंदर $1.5 बिलियन का खर्चा हो गया था। सिर्फ 2 दिन के अंदर सोचिए, इतना सारा जो विमान उड़ रहा है हवा के अंदर, $10,000 प्रति घंटा F-35, रिफ्यूलिंग कॉस्ट अलग है, बॉम्ब की कॉस्ट अलग है। इजराइल पूरी तरीके से फाइनेंशियली वीक हो रहा था, ये वॉर ज्यादा सस्टेनेबल नहीं था। बिकॉज नेतन्याहू ने तो ये बोला था कि ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा,
लेकिन सरेंडर करना तो दूर, उन्होंने इजरायलियों को ही पलटी देना शुरू कर दिया उनके गेम के अंदर। इसके लिए तैयार नहीं करा था उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना को, और यह चीज साफ तौर पर उनकी इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करती है, जहां पर एसएनपी रेटिंग तक कह देती है कि भैया तुम्हारी इकोनॉमी गिर रही है। यहां तक कि गाजा वॉर के अंदर ही 2024 तक के तुमने कितना खर्च करा, लगभग लगभग $70 बिलियन, और ये तो तुम ईरान से लड़ रहे हो, तो सोचो कि तुम्हारी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। हालत इतने ज्यादा खराब थे कि 60,000 से ज्यादा बिजनेस 2024 के अंदर ही बंद हो चुके थे, बिकॉज ना पैसा था, ना लेबर था, ना डिमांड थी। इसलिए ये बिजनेसेस को ये हालत देखनी पड़ी। ये हालत थी कि एयरपोर्ट्स बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, इकोनॉमी का पूरा ढर्रा बैठ चुका था, इजराइल अब नहीं लड़ सका था। ये सच्चाई वो है जो पूरी दुनिया आपसे छुपा रही है। और फिर उन्होंने बोला कि देखो, ईरान की मदद करने तो कोई इनका प्रॉक्सी आया नहीं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती सब डर के बैठे थे, ईरान को किसी की जरूरत नहीं थी। और जितना कमजोर बता रहे हैं, तो इस जनरल का आप बयान सुन लीजिए। यूएस जनरल ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि हूती को हमने इतना मारा, इतना ठोका, इतना बॉम्बिंग करी, उसके बावजूद वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बने रहेंगे। शिपिंग वाटर्स पर उनका कंट्रोल रहेगा, वो डिस्ट्रप्शन ला सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो कौन कमजोर है? और ऊपर से ईरान इसी समय अपने आप को तो मजबूत करेगा, साथ ही के अंदर अपने जो मित्र है हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, इनको भी हथियार देगा, इनको भी पहले से और ज्यादा मजबूत करेगा, और इजराइल सिर्फ देखता रह जाएगा। और ये जो रिजीम चेंज का जो सपना पाला था कि हम ईरानियंस को बोलेंगे कि सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो, वो लोग तो सड़कों पर आए, लेकिन हाथ में उनके झंडे थे ईरानियंस, हाथ में उनकी तस्वीरें थी, खोमेनी की धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि राक्षस इजराइल हार चुका था। इजराइल उनको देवता नहीं राक्षस लगे थे। ये तस्वीरें बता रही है जब आम लोग मारे गए, जिनका कोई कनेक्शन नहीं था ईरानियन रिजीम से, जब पूरी तरीके से बर्बरता से अस्पतालों पर रॉकेट्स दागे गए, मिसाइलें दागे गए, जब रात के समय में अपार्टमेंट्स में लोग सो रहे थे तो वहां पर ब्लास्ट करे गए। उल्टा दूर जाने की जगह सब के सब लोग ईरान के ही पीछे आए, यहां तक कि वो लोग भी जो ईरान से दुखी थे, वहां की सत्ता से दुखी थे, उन्होंने भी समर्थन करा ईरान की सरकार का। बात हुई है ईरान को बचाने की, क्योंकि डर था हालत ये करेंगे हमारी, जिस तरीके से गाजा में भुखमरी करी है, जिस तरीके से गाजा के अंदर, फिलिस्तीनों के अंदर हजारों बच्चों की लाशें हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है इस बॉम्बिंग के अंदर, ये हालत करना चाह रहे हैं। ये डर का माहौल बनाने वाले हैं इजरायली, जिन्होंने पूरे के पूरे एरिया को खाली करने का ऑर्डर दिया कि तेहरान खाली कर दो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ केओस फैलाया है, और उन्हें दिख गया अपना फ्यूचर। ईरानियंस को बरगलाने में, बेवकूफ बनाने में इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। जहां वो इस इंसान को बनाने वाले थे अगला अगला हेड, लेकिन हेड नहीं, ये कौन है? ये पपट है, कठपुतली है वेस्ट की। ये कौन है? राजा पहलवी है, जो एक तरीके से राजा की तौर पर शासन करता, ईरानियंस को कुचल देता। ईरानियंस को लग गया कि जो बम से हमें आजाद करा रहा है नेतन्याहू, ये हमसे प्यार नहीं करता, ये दुश्मन है हमारा, और हमारा हाल ये सीरिया की तरह करना चाह रहा है, जहां सीरिया को अलग अलग देश कब्जा करते हुए आए, उस पर राज करते हुए आए, और हम इसका साथ नहीं देंगे। और सबसे बड़ा फेलियर नेतन्याहू का था कि वो ट्रंप को युद्ध के अंदर नहीं घसीट पाया। उसने सीधे तौर पे सोचा कि मैं क्या करूंगा, ट्रंप का सहारा लेते हुए अमेरिकन लाशों पर चढ़कर ईरान से युद्ध करूंगा, और फिर मैं कहूंगा देखो मैंने ईरान को फतेह कर लिया। लेकिन यहां पर ट्रंप ने एक ही काम करा, बम मारते ही फटाफट वो पीछे हट गए, और उसकी सूचना भी इन्होंने पहले दे दी थी ईरान की सरकार को कि मैं ऐसे करने वाला हूं। साफ तौर पर ट्विटर पर लिखते थे ये चिल्ला चिल्लाकर, और जब ये हुआ तो ईरान ने सीधे तौर पर बोला कि ऐसा मत करिए, अगर युद्ध होगा तो तुम्हारे हाथ चलेंगे। और ये चीज पूरी तरीके से ट्रंप को समझ आ चुकी थी। एंडलेस स्टूपिड वॉर्स में उनको नहीं पड़ना था। जब एक ही वॉर के अंदर उनके $8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे खर्च हो गए, 30,000 से ज्यादा उनके सैनिक और उनके मित्र राष्ट्र के सैनिक शहीद हो गए, तो वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वो तो अफगानिस्तान था, और ये तो ईरान है, जहां के लोग गर्व करते हैं अपनी संस्कृति पर, उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और यही चीज, सुपर स्मार्ट चीज,
खेमेनी ने पूरी तरीके से यूज करी ट्रंप को कन्विंस करने के लिए कि तुम बात करना चाहते हो कोई नहीं, लेकिन पहले इजराइल की बमबारी रुकवा दो। ये बहुत बड़ी जीत थी ईरान की, इजराइल की बमबारी रुकवा दी ट्रंप के कहने पर, और ट्रंप ने जोरदार फटकार लगाई। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है, नेतन्याहू को डांटा, खबरदार जो तुमने वापस ईरान पर हमला करा उसके हाथ बांध दिए। युद्ध तुमने शुरू करा है लेकिन मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ूंगा, मुझे मत लेकर डूबो। ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी क्योंकि ईरान ने सक्सेसफुली यूएस पर भी हमला करके कतर के अल उदय एयरबेस पे हमला करके डी एस्केलेट कर लिया था। उसने ये ट्रंप को समझाने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि हम पर हमला करना मतलब सुसाइड है तुम्हारे लिए, नेतन्याहू ये करना चाहता है। और नेतन्याहू को समझा लो, बातचीत के लिए तैयार है लेकिन दबाव में नहीं करेंगे, सरेंडर तो नहीं करेंगे। और यही चीज था सबसे बड़ा फेलियर पूरे के पूरे देश के लिए, इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए। बिकॉज ईरान के ऊपर जब हमले हुए तो बहुत ज्यादा उसको झटका लगा। टॉप लेवल कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। एक तरफ तो लोग सोचे कि बस ये रिजीम पूरी की पूरी गई, लेकिन ये शुक्र था अल्लाह का कि सारा देश, सबके सब एक ही स्वर के अंदर बोले कि ईरान हमारा देश है, इजराइल हमारा दुश्मन है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। और ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। मतलब आज भी लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं। इजराइल के सारे ऑब्जेक्टिव्स धराशायी रह गए। ईरान की जबरदस्त जीत हुई है। ट्रेडिशनल मीडिया आपको नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं सच। क्योंकि जब हर तरीके से हमले करे गए यूएस द्वारा, इजराइल द्वारा, उनके लोगों पर, उनके खिलाफ, उनके जनरल्स के खिलाफ, साइंटिस्ट को मारना, हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, मिसाइल बेसिस तबाह करे, हर तरह के साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, उसके बावजूद ये राष्ट्र नहीं झुका, ये देश नहीं झुका। इस देश ने हथियार उठाए और सीधे कहा कि मैं इस देश से प्रेम करता हूं, ईरान मेरा राष्ट्र है और इजराइल मेरा दुश्मन है। बहुत बड़ी जीत है ईरान के लिए, और इजराइल, नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार। झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लोगों को पता है कि हाथ बांध दिए गए। बहुत जल्दी इस समय के अंदर ईरान अब तैनात रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा, और नींदें हराम होगी आने वाले सालों के अंदर इजराइल की।